कैसे हो दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। कि हमारे चैनल पर जो भी स्टूडेंट नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा लें। और हमारे इस एजुकेशन चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हैं, जो कि है बीजगणित का एक छोटा सा टॉपिक बहुपद, जिसे पॉलीमेशन कहते हैं। अब बात करें इस टॉपिक को हम क्यों पढ़ रहे हैं। इस टॉपिक को इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये रीजनिंग में भी काम आएगा, ये मैथमेटिक्स में भी काम आएगा, और ये चाहे लाभ आने पढ़ो वहाँ भी हमें क्या कि अक्स मान के जो भी करेंगे वहाँ भी काम आता है। तो ये पढ़ना टॉपिक के क्या कि ये बेसिक है, इसको बेसिक है, यानी ये कहीं भी काम आता है। और इस क्वेश्चन आता भी है परीक्षा, ये जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अब समझेंगे कि पॉलीमर होता है क्या, बहुपद। बहुपद शेष सूख गई इसकी, गर्मी का दिन चल रहा तब अभी डाल ली थी हमने भी। क्या बहुपद, बहुपद। अब बहुपद में पढ़ेंगे, यानी चर क्या होता है, अचर क्या होता है, उसके बारे में। वैसे बीजगणित की बात करें इसमें, तो बीजगणित में की तो वैसे चलने को तो एक बुक भी चलती है पूरी। तो हम तो उस टॉपिक की बात करें जो हमारी मैया पार लगा दे। अब क्या बहुपद उसे कहते हैं कि किसी बीजीय व्यंजक का, यानी उसमें चर पद की घात क्या पूर्ण संख्या हो, उसे क्या बहुपद कहते हैं। बहुपद किसी बीजीय व्यंजक में चरपद पद की चर घात, यानी चरपद की चर घात क्या हो, पूर्ण संख्या यानी 1 2 3 ऐसे क्या चलती जाएगी। हो तो उसे बहुपद कहते हैं। उसे क्या बहुपद कहेंगे हम। एक तो होता है चर, इसे बोलते हैं वेरिएबल। एक होता है अचर, इसे बोलते हैं कांस्टेंट, CONSTANT, यानी कांस्टेंट बोलते हैं, है ना। अब वेरिएबल तो क्या होते हैं, ये होते हैं x y z, यानी कुछ भी ले सकते हैं। ज़्यादातर मैथमेटिक्स में x y z ही काम में लेते हैं हम। A B C भी होते हैं, ये भी ले सकते हैं A B C, ये भी क्या वेरिएबल ही है, कुछ भी ले सकते हैं, यानी वेरिएबल में यानी उसे चला जाए। यानी कांस्टेंट राशि क्या होती है, मान लो 5 निश्चित है, ये 6 निश्चित है, तो ये ऐसी क्या कांस्टेंट राशि है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये कांस्टेंट है। अब दोस्तों क्या बहुपद क्या किसी बीजीय व्यंजक के चरपद की घात क्या पूर्ण संख्या हो, वह बीजीय व्यंजक हो यानी पूर्ण हो। अब आपको मान लो ये पूछ ले, क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि निम्न में से बहुपद आपको बहुपद निकालना है। तो मान लो ये दे दिया x² + 1/x², ये दे दिया x² y² + xy + 2 = 0। इसमें से बहुपद 60 है, इसकी घात पूर्ण संख्या तो है यानी चरपद, लेकिन इसको मल्टीपल करेंगे तो ये पूर्ण संख्या आ रही या नहीं आ रही, ठीक है। इसमें देखो इनकी घात पूर्ण संख्या है और ये है बहुपद। ऐसे क्या हमें चेक करना पड़ेगा। अब और एग्जांपल ले लो आगे।
अब मान लो आपको ये पूछ लिया बहुपद है कि नहीं। मान लो ये क्वेश्चन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 = 0, एक्स स्क्वायर प्लस 1/y³ प्लस c = 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस by प्लस c = 0, y³ 3 xy प्लस y एक्स स्क्वायर प्लस 3 = 0। अब इनमें बहुपद है कि नहीं, यह बहुपद होगा क्योंकि इनकी घात है ही नहीं, कैंसिल, ये नहीं है, यह है बहुपद, हाँ इसकी घात पूर्ण संख्या है और पूर्ण वर्ग, यानी इसमें यह भी बहुपद है। और इसमें देखो इनकी घात 5 यानी हो रहे हैं, ये बहुपद। आपको ऐसे क्वेश्चन देगा कि बहुपद है कि नहीं, छांटिए, है ना, आप छांट दोगे। या आपको देगा निम्न में से बहुपद नहीं है तो आप नहीं देखो कौन सा नहीं है, या आपको ऐसे देगा कि यानी बहुपद है तो आप देखोगे कि बहुपद कौन सा है कि नहीं। ये थे बहुपद। अब बात करेंगे बहुपद से संबंधित आगे की परिभाषा से, यानी चरपद की घात, चरपद की घात, चरपद की घात, घात चरपद की घात क्या होती है कि बीजीय व्यंजक है ना, गणितीय बीजीय व्यंजक में जो चर होता है उसकी अधिकतम घात ही चरपद की घात कहलाती है। यानी किसी बीजीय व्यंजक के समीकरण में चरपद की अधिकतम घात ही चरपद की घात कहलाती है। अधिकतम घात ही चरपद की घात कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अधिकतम चरपद की घात है। अब मान लो ये दे दिया आपको फॉर एग्जांपल, कि चरपद की घात, अब इसमें घात देखो अधिकतम कितनी है, 2 आ रही, तो ये 2 आ जाए। अब और ले लो एग्जांपल एक और, x³ प्लस y3 और x⁻0 y/3 प्लस 0, यानी इसकी घात क्या करनी है, निकालो। अधिकतम कितनी है, 3, तो चरपद की घात कितनी होगी, 3। यह थी चरपद की घात। अब बात करेंगे चरपद के गुणांक की। क्या बात करें, गुणांक, यानी जिस चरपद की घात ज्ञात करें, मान लो इसके गुणांक कैसे ज्ञात करेंगे। या चरपद का गुणांक समझ लो। चरपद का गुणांक क्या होता है कि यानी मान लो किसी भी पद के यानी घात निकाले, उसका पूछ ले आपको, यानी x का कितना गुण, उसके जो साथ में गुणा होता है, संख्या होती है, उसे क्या चरपद का गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं, चरपद का गुणांक। अब क्या देखो, x² प्लस by प्लस c = 0,
आपको ये समीकरण दे दी, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक तो आप क्या करोगे, यानी एक्स स्क्वायर इसके गुणांक क्या ए होगा, तो y का गुणांक y के गुणांक में क्या b, तो b। ऐसे क्या आपको देना, यानी किसी चरपद की घात चरपद उसके जो गुणा में होता है उससे क्या चरपद का गुणांक कहते हैं। आपको परिभाषा रखने की जरूरत नहीं, आपको यह ध्यान में रखना कि चरपद का गुणांक क्या होता है। अब गुणांक की बात हो गई दोस्तों, इसमें अब गुणांक के बाद में चलेंगे हम कि रैखिक समीकरण। अब क्या कि इससे समीकरण बनेंगे, रैखिक समीकरण क्या पढ़ेंगे दोस्तों, रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण। अब रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, यानी व्यापक रूप देखना, व्यापक रूप ये होता है ax + b = 0। यह क्या रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है, इस रूप में रैखिक समीकरण होते हैं। अब बात करेंगे इसके एग्जाम्पल की, यानी x = 0। ये क्या है, एक रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण एक घात का रैखिक समीकरण, यानी आपको पता है कि चरपद की घात कितनी हो, एक हो, यानी अधिकतम घात एक हो, उसे क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण कहते हैं। अब इसमें घात एक है अधिकतम। अब बात करेंगे चरपद यानी इसके शून्य अंक, यानी ये क्या होगा ax + b = 0, इसके शून्य अंक यानी x का मान ज्ञात करें, ax = इसको -b कर दिया और x ये गुणा में तो ये भाग में चलेगा -b/a, ये क्या होगा, इसका शून्यंक होगा। अब शून्यंक किसे कहते हैं कि किसी भी रैखिक समीकरण या किसी भी समीकरण जो बीजगणितीय समीकरण हो उसके शून्यंक या मूल क्या होते हैं। शून्यंक और मूल दोस्तों वो होते हैं कि अगर वो मान उस समीकरण में रख दे तो वह समीकरण पूरी की पूरी रखने के बाद 0 प्राप्त हो तो उसे शून्यंक या मूल कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल कहते हैं, मूल कहते हैं। मान लो इस समीकरण में मैं ये मान रख दूं यहाँ पर, तो अगर ये 0 हो रहा है, मान लो ये मूल है कि नहीं, ये रैखिक समीकरण मूल है कि नहीं, मान लो ये मूल आ गया। अब मैंने इसमें मान रखा x की जगह कितना रखा -b/a और +b = 0 हो रहा है ये 0, b से b कैंसिल और a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, 0 = 0। तो ये क्या है, ये मूल है, रैखिक समीकरण के मूल, रैखिक समीकरण के मूल, ये मूल हो गए। अब आपको रैखिक यानी किसी भी समीकरण के मूल किसे कहते हैं वो लिखा देता हूँ। क्या मूल या शून्यंक, या इसे बोलते हैं शून्यंक, क्या बोलते हैं, शून्यंक। यानी किसी बीजगणितीय में वह मान, वह संख्या जो उस समीकरण में पुट यानी रखने पर, पुट करने पर जो कि संतुष्ट कर जाती है और उसका मान 0 हो जाता है, वह क्या कहलाती है, उस समीकरण का शून्यंक कहलाती है वह संख्या। यानी किसी बीजगणितीय में, बीजीय समीकरण में चरपद का यानी चरपद का वह मान यानी वह संख्या जो समीकरण में रखने पर उसका मान शून्य कर देती है, क्या कहलाती है, उस
उस समी यानी वह संख्या, यानी वह संख्या उस समीकरण के मूल या शून्यंक, मूल को इंग्लिश में रूट बोलते हैं, रूट है ना, शून्यंक कहलाते हैं। अब मान लो यानी किसी बीजगणितीय समीकरण में चर पद का वह मान या वह संख्या जो समीकरण में रखने पर उसका मान शून्य कर देती है, वह संख्या उस समीकरण के मूल या शून्यंक कहलाती है। जैसे दोस्तों मान लो ये ले लिया x² प्लस 10x प्लस 25 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ समीकरण है। तो इसके मूल कितने हो गए? इसके मूल हो गए, एक बार मूल याद करो इसके, यानी x² प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, यानी 5x प्लस 5x प्लस 25 इक्वल टू 0। तो यहाँ कॉमन क्या हो गया, x प्लस यहाँ कॉमन 5 आ गया प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x प्लस 5 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या, -5। यह -5 के इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। मान लो x की जगह -5 रखो, यानी x की जगह -5 रखो, यानी -5 का स्क्वायर प्लस 10 -5 और प्लस 25 इक्वल टू 0 मान रखा। अगर ये 0 आ रहा है, यानी 25 और 25 50, ये माइनस को 0 आ गए, तो x बराबर -5 क्या है, इस समीकरण का मूल है। यह थी मूल की बात दोस्तों। ये क्या थी, मूल। अब मूल की बात होगी, अब करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी जिसमें चर अलग अलग हो और दो चर हो, और उस रैखिक समीकरणों की बात करेंगे कि वो दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब इन दो रैखिक समीकरण यानी दो चर, इसे क्या कहते हैं, दो चर वाला रैखिक समीकरण। यानी इसमें दो चर कौन कौन सी है, एक तो x हो गया, एक y होगा, और a b और c क्या होंगे, अक्षर हो गए। क्यों हो गए अक्षर दोस्तों? यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी व्यापक रूप क्या हो गया, व्यापक रूप तो ये हो गया ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या व्यापक रूप, x तथा y यहाँ वेरिएबल है, और a b और c यहाँ क्या कांस्टेंट राशि है ना दोस्तों। कांस्टेंट राशि, वेरिएबल का मतलब होगा चर राशि, यानी दो चर हैं, दो चर राशि यानी दो चर हैं। यह क्या अक्षर है। अब क्या है, इसे रैखिक समीकरण का क्या कहते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण का रूप कहते हैं। जो कि अब मान लो आपको एग्जाम्पल पूछ ले, एग्जाम्पल क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। ये भी क्या एक रैखिक समीकरण, 3x प्लस यानी कुछ भी ले लो 15 इक्वल टू 0। यह भी क्या रैखिक समीकरण है। इसके दूसरा कर लो, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। a का मान 3 आ गए, इसका मान b आ गए, और c का मान c, और इस यह रूप बन रहा है, तो ये रैखिक समीकरण है। इसी प्रकार से मान लो अब क्या है, दो युग्मित रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, दो युग्मित रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि दो युग्मित रैखिक समीकरण क्या होते हैं।
आगे क्या है, दो चर वाले युग्मित रैखिक समीकरण, दो चर वाले यानी दो चर वाले, दो तो चर हो गए वाले, युग्मित युगपत युग्मित लिख दो, युगपत लिखो, युग्मित समीकरण। अब दो चर वाले युग्मित समीकरण, युग्मित का अर्थ क्या होता है कि अलग अलग हैं, यानी ये क्या a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 यानी c1 इक्वल टू 0। एक समीकरण दो है a2 x1 या 2 हो जाएगा प्लस b2 y1 प्लस c2 यानी ये क्या है, इसका व्यापक रूप है। क्या व्यापक रूप। अब काम क्या आएगा, काम आपको पहले एक कंडीशन देगा भाई ये है और दूसरी ये है ना। अब इसमें अब क्या है, ये रैखिक समीकरण है, दो चर वाले युग्मित रैखिक समीकरण। इसका एग्जाम सेट करो, क्या है 3x प्लस यानी 12y इक्वल टू 6 इक्वल टू 0। ये करो 2x प्लस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये क्या है, दोनों युग्मित समीकरण। क्या हाँ क्या हो गया इसमें, क्या सॉरी ये अक्स सेम होगा, क्या होगा सेम होगा, ठीक है सेम होगा। क्या इसमें अचर पद देना, ये अलग अलग हैं। ये क्या है, दो युग्मित समीकरण, युगपद समीकरण। ये थी युग्मत समीकरणों की बात दोस्तों। अब क्या युगपद रैखिक समीकरणों की शर्तें लिखेंगे। क्या लिखेंगे, शर्तें कि ये इनके हल से संबंधित। अब ये तो क्या है, एक इनका व्यापक रूप है। अब इनकी शर्तें यानी इनके हल क्या होंगे, और क्वेश्चन भी वहाँ से उठेगा, क्वेश्चन भी वहाँ से पूछता है कि दिए गए समीकरण का हल क्या होगा। आपको समीकरण दे देगा और उसका हल कितना, यानी ये समीकरण ये समांतर होगी, प्रतिच्छेदी होगी, यानी इसका कोई हल नहीं होगा या इसके अनंत हल होंगे। ये कंडीशन आपको जानना है। अब देखना युगपत समीकरण की शर्तें यानी प्रकृति बोलते हैं, प्रकृति, ठीक है। अब क्या, एक तो a1x प्लस b2y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b1 या b1 आएगा या b2 आएगा प्लस c2 इक्वल टू 0। यह समीकरण 1 हो गया, यह समीकरण 2 हो। अब मान लो अगर हमारे पास कंडीशन क्या बने कि a1 का अनुपात a2 बराबर b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। इतना काम तो करना ही है, इतना काम करना है। अगर मान लो इसका अनुपात तीनों का बराबर आ रहा है, क्या आ रहा है, बराबर दोस्तों, यानी तीनों समीकरण का मान बराबर आ रहा है। a1 अपॉन a2 और b1 b2 और c1 c2 का मान बराबर, तो इनके हल अनंत होंगे तथा ये रेखा है, यानी इनके हल क्या होंगे, इनके हल अनंत होंगे तथा रेखाएं समांगी होगी, है ना। इसके अनंत होगी और रेखा समांगी होगी और एक दूसरे के समांतर होगी। यानी समांगी का अर्थ होता है रेखा पर रेखा। समांगी का मतलब क्या होता है, समांगी रेखा पर रेखा, यह मतलब होता है इसका। अब यह कंडीशन बन गई। अब दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है, वो देखो, सोचो कि दूसरी कंडीशन क्या बनाए कि अगर b1
A1 अपॉन A2 और नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 हो जाए, यानी इनका दोनों का अनुपात बराबर ना हो, तब दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी और इनका हल अद्वितीय होगा, द्वितीय होगा तथा दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, छेदित रेखाएं होगी। यानी इसमें तो क्या अनंत हल हो गया, यानी एक रेखा दूसरी रेखा पर होगी, इसमें क्या एक रेखा दूसरी रेखा को काटेगी इस कंडीशन में। अब बात करें तीसरी कंडीशन की। क्या हो गया तीसरी कंडीशन, A1 A2 B1 B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये हो गई। अब इस कंडीशन, अगर ये कंडीशन लग रही तो समीकरण का अस्तित्व नहीं है पहले तो, यानी कोई हल नहीं होगा और समीकरण एक दूसरे क्या होगा इस कंडीशन में, इनका कोई हल नहीं होगा तथा रेखाएं समांतर, यानी इनका कोई भी हल नहीं होगा, अर्थात रेखाएं समांतर होगी। क्या है इनका कोई भी हल नहीं होगा और रेखाएं क्या समांतर होगी दोस्तों, समांतर हो जाएगी। अब बात करेंगे, ये तो था इसका बेसिक। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपको कहीं भी बहुपद में दिक्कत हो, बहुपद से संबंधित जो भी क्वेश्चन की वो हमारे कमेंट करके भेज दे, ताकि आपको जो भी इससे संबंधित पढ़ाया जाएगा आपको उसका आंसर अच्छे से समझाया जाएगा वीडियो लेक्चर के द्वारा। और थैंक यू गाइज, सभी ऑल द बेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, हमारी तरफ से शुभकामनाएं। थैंक यू।